वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आप अमेरिका कौन से वीज़ा में आ सकते हैं, कितने प्रकार का वीज़ा होता है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कौन सा वीज़ा मेरे लिए उपयोगी होगा, कौन सा मेरे लिए ठीक होगा। तो वो सब जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में। वैसे मेरी ट्रेन आने वाली है अभी, तो मैं रहता हूं अमेरिका में और यहाँ मैं हूं भारत के एक छोटे से गांव से। और यहाँ पर आप अमेरिका पढ़ने कैसे आ सकते हैं, आपको कौन सा काम मिल सकता है, एजुकेशन के बारे में, अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए तो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। और अगर गाँव से हो तो भाई अपने गाँव का नाम ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है गाँव वालों से जुड़कर। मेरी कोशिश रहती है कि उन तक मदद पहुँचे, थोड़ी बहुत जो भी मैं मदद कर सकता हूँ यहाँ से। तो आज की वीडियो को बहुत आखिरी तक देखते रहना, बहुत उपयोगी होने वाला है। और कमेंट करके बताना अगर आपके पास कोई सवाल हो और कुछ भी हो तो। चलो फिर मैं अपना ट्रेन लेने भागता हूँ अभी। वीडियो से जुड़े रहना आखिरी तक। तो आज के समय में अमेरिका एक ऐसा पावरफुल देश बन गया है जहां लगभग हर कोई आना चाहता है। अगर हर कोई नहीं तो बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग यहाँ अमेरिका आने के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। अलग अलग तरीका है यहाँ अमेरिका आने का, तो मैं आज उन्हीं तरीक़ों के बारे में बताऊँगा। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना तो समझ में आएगा कि अगर आप नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में पढ़ाई करने के लिए, या कृषि में काम करने के लिए, या फिल्म में काम करने के लिए, या और भी किसी तरीके से, तो जितने जो प्रमुख तरीके हैं यहाँ आने के, उन तरीक़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को, जैसे मैंने बोला, आखिरी तक देखते रहना। शायद इसमें कुछ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी बात मिल भी जाए। तो अमेरिका में जो वीज़ा होता है वो 185 टाइप्स के होते हैं। तो सबको तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, अलग बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ प्रमुख वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ जो शायद तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है मेरे हिसाब से। वैसे अगर हम यहाँ के वीज़ा पॉलिसी को समझें तो एक मैप होता है, उसको बोलते हैं वीज़ा पॉलिसी मैप। वो होता क्या है कि पूरे दुनिया में जो वीज़ा देता है अमेरिका ना, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शहरी जगह में रहते हैं, आपके परिवार के लोग बहुत पहले से पढ़े लिखे हैं, उनको पता है सब कुछ क्या करना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ना हो। लेकिन जो छोटे कस्बे से हैं, मैं खुद गाँव से हूँ जैसे मैंने बताया पहले भी, तो उनको मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक तरीका है। तो आप वीडियो से जुड़े रहना अगर आप नहीं जानते बहुत इस चीज़ के बारे में तो हाँ। तो ये जो वीज़ा पॉलिसी मैप होता है उसमें 4 कैटेगरी रखा गया है। एक पहला है वीज़ा फ्री कंट्री, मतलब 2 ऐसे देश हैं, कनाडा और बरमूडा, जहाँ के लोगों को यहाँ अमेरिका आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। एक और कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं वीज़ा वेवर कैटेगरी, जो 39 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर यूरोप महाद्वीप के हैं। मतलब गोरे लोगों का अपना चलता है ना कि दूसरे गोरे देशों का लोग आएंगे तो उनको वीज़ा नहीं लगता है, तो ऐसा उनका होता है। उनको एक ESTA करके इलेक्ट्रॉनिक ऑथोराइजेशन बस लेना पड़ता है यहाँ आप पहुँचने के बाद। एक और कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं वीज़ा रिस्ट्रिक्टेड। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे देश के लोग यहाँ आ ही नहीं सकते, क्यूबा या कंबोडिया ऐसे देश के लोग, तो उनको अमेरिका आने ही नहीं देते हैं। और चौथा जो कैटेगरी होता है उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें भारत, चीन और कई सारे देश आते हैं। तो हम इसी कैटेगरी के बारे में आज बात कर रहे हैं। जुड़े रहना, समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक है? तुम लोग पूछते रहते हो। तो ये जो वीज़ा कैटेगरी होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं आप्रवासी या इमिग्रेंट वीज़ा, दूसरा होता है गैर आप्रवासी या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो ये जो आप्रवासी वीज़ा है वो उनके लिए है जो अमेरिका आते हैं वीज़ा से, फिर उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो, जैसे किसी अमेरिकन लड़का लड़की या किसी भी जेंडर से उसने शादी किया है या उस तरीके से, तो यहाँ वो परमानेंट सेटल होने के लिए आता है, या वो कोई मंगेतर है उसका, इस तरीके से। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं तो आप फिर मज़े करिए, अगर नहीं तो फिर वीडियो से जुड़े रहिए। आगे मैं बताता हूँ। ये जो दूसरा कैटेगरी है गैर आप्रवासी, तो ज़्यादातर लोग इसी वीज़ा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, तो उन्हीं टाइप्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ आगे। तो ए वीज़ा, हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग वीज़ा को। तो पहला है ए वीज़ा,
ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं, जो राजदूत वाणिज्य दूतावास में होते हैं ना, उस तरीके के लोग, एम्बेसडर, तो ये उनके लिए होता है। दूसरा है बी वीज़ा। बी वीज़ा को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है B1 वीज़ा और एक होता है B2 वीज़ा। पहला जो B1 वीज़ा है वो एक तरीके का बिजनेस वीज़ा है। तो जैसे भारत में आपकी कोई कंपनी है और वो आपको यहाँ भेजना चाहते हैं किसी मीटिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, तो उस तरीके के वीज़ा के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए? बी वीज़ा। उसका फ़ीस होता है तकरीबन $160, जो कि रुपीस में 11,672 रुपये लगभग होगा। और ये वीज़ा मिलता है आपको 10 साल के लिए, और एक बार में आप सिर्फ 6 महीने रुक सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको वापस जाना पड़ता है अगर आप ज़्यादा समय तक रुकना चाहें तो। इसका दूसरा भाग होता है B2, वो जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो अमेरिका में इतना सारा चीज़ है देखने के लिए कि तुम पूरा जीवन बिता लोगे, फिर भी कम है। तो B2 ये जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर पूरा डिटेल जानना चाहोगे तो, क्योंकि डिटेल यहाँ पर बताना मुश्किल होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहूँगा, और वैसे आप मेरे चैनल में जाके और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। B2 वीज़ा में मेडिकल वीज़ा भी आता है कि यहाँ अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई बीमारी है जो वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी B2 वीज़ा में आता है, उसका फ़ीस भी उतना ही होता है। अगला वीज़ा है डी वीज़ा। तो ये जो डी वीज़ा है ये एयरलाइन और एयरक्राफ्ट और एयर होस्टेस हैं उन लोगों के लिए है, तो वो जो काम करते हैं एयरलाइन में। अगला वीज़ा है ई वीज़ा। ई वीज़ा उनके लिए है जो अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, तो अमेरिका इनवाइट करता है उनको कि भाई हमारे देश में आओ, यहाँ पैसा लगाओ, तो उनको भी फिर E1 वीज़ा मिलता है, उसका फ़ीस भी उतना ही होता है, $160। अगली कैटेगरी है जो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है भारत के संदर्भ में, उसको बोलते हैं F1 वीज़ा। ये वीज़ा है स्टूडेंट लोगों के लिए जो पढ़ाई करने यहाँ आना चाहते हैं, कॉलेज या किसी भी तरीके के पढ़ाई करने जाना चाहते हैं यहाँ पर। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो जाके ज़रूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं पता है कि पढ़ने कैसे आ सकते हैं यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं F1 वीज़ा। उसका फ़ीस भी $160 लगता है, और इस वीज़ा में आप यहाँ आओगे तो यहाँ काम भी कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बात होती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और वीज़ा होता है, उसको बोलते हैं F2 वीज़ा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने आप पति पत्नी माँ बाप या किसी को भी लाना चाहते हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं F2 वीज़ा। लेकिन वो लोग काम नहीं कर सकते यहाँ पर F2 वीज़ा में, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे बहुत ज़रूरी वीज़ा, उसको बोलते हैं H1B वीज़ा। H1B वीज़ा जो है एक टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा भी बोलते हैं उसको। तो इसमें जितने ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं जो काम करने भारत से, जो IT में काम करते हैं, कंप्यूटर का, डॉक्टर का और कई तरीके का काम, तो वो जो सारा डिपार्टमेंट है वो इसी के अंतर्गत आता है। उसका वीज़ा मिलता है 6 साल तक के लिए, और उनको I-140 वो सब करना पड़ता है बाद में, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर काम करने आते हैं वो इसी वीज़ा में आते हैं, और उनको रिन्यू कराना पड़ता है हर 6 साल में। और फिर उसका जो फ़ीस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, $460, तकरीबन 34,000 रुपये के लगभग। लेकिन उस काम को अमेरिका में यहाँ पाने के लिए किसी कंपनी को स्पॉन्सर करना पड़ता है, यहाँ के जो कंपनी हैं, और किसी लॉटरी के हिसाब से यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो होता है उसका चयन होता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग मतलब अप्लाई करते हैं, और 1 लाख सीट होता है उसके लिए, और फिर इंटरव्यू भी होना पड़ता है, तो वो सब होने के बाद यहाँ आ सकते हैं। और इसी से H1B से इसका दूसरा हिस्सा होता है H4B, जो कि जैसे आप H1B वीज़ा में यहाँ पर आए हैं, आपके परिवार के लोगों को यहाँ लाना चाहते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब निर्भर रहेंगे, तो उनका जो वीज़ा होगा उसको बोलते हैं H4B। बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ये जो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ का मेट्रो स्टेशन, वो पटरी को ठीक करने के लिए, और यहाँ पर जैसे कि ये लगा रहता है ना, पंखा लगा रहता है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर बिजली रहता है, उन सब चीज़ को मतलब एक तरीके का कहा जाए तो वो मैनुअल लेबर है, मतलब मजदूरी टाइप का है, तो उनको हायर करने के लिए लोगों को लाया जाता है। उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अगला वीज़ा जो है उसको बोलते हैं H2A। ये है मैनुअल लेबर के लिए, मतलब जो मजदूरी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो यहाँ के जैसे कई सारे कैटेगरीज होंगे, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जिनका फार्म होगा, कुछ होगा, उनको कुछ लेबर चाहिए, तो वो लोग वहाँ से ला सकते हैं, लेकिन उनके वो भी लीगल तरीके से। तो सावधानी बरतना आप कि कोई एजेंट को पैसा दे के मत आना, लीगल तरीके से ही आने की कोशिश करना। अगली कैटेगरी है H3A, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए जब यहाँ पर आते हो ना, उसके लिए किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म कोर्स है, कंप्यूटर का, साइंस का, किसी और तरीके का।
उसके बाद अगला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं H1C। तो यहाँ पर जो नर्सिंग की ज़रूरत होती है, जैसे किसी भी रूरल अस्पताल में या कहीं पर भी कि वहाँ पर नर्स है नहीं और बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, तो अक्सर बार ये एक विशेष कैटेगरी है, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से काम करने के लिए। अगला जो प्रकार है वो है आई वीज़ा। ये उनके लिए है जो मीडिया में काम करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर का काम करते हैं। तो अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट का काम करते हैं तो ये आपके लिए है। फिर अगला वीज़ा है J1 वीज़ा। ये उनके लिए है जो रिसर्च का काम करते हैं, स्कॉलर है, टीचर है, प्रोफेसर है, इस तरीके का काम करते हैं, उनके लिए J1 वीज़ा है। हालांकि इन सब का डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर एक वीज़ा के बारे में डिटेल अलग से बना सकता हूं, लेकिन अभी बस मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता रहा हूं कि शायद इनमें से कौन सा कैटेगरी आपके लिए फ़िट हो सकता है। फिर अगला वीज़ा होता है, उसको बोलते हैं O1 वीज़ा। ये उनके लिए है जो आर्ट में काम करते हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इस तरीके के चीज़ में, तो उनके लिए जो वीज़ा कैटेगरी होगा वो O1 वीज़ा। अगला जो वीज़ा है वो है P वीज़ा। ये उनके लिए है आर्टिस्ट लोगों के लिए, परफॉर्मर लोगों के लिए। तो यहाँ पर जैसे कोई कॉन्सर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के लोगों के लिए P वीज़ा होता है, तो वो लोग P वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं। और अगला जो वीज़ा है वो है R वीज़ा। ये रिलीजियस पर्पज़ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है या उस कैटेगरी में आता है। जैसे कोई यहाँ आकर पुजारी बनना चाहता है किसी मंदिर में, ऐसे भी होता है, और पास्टर बनना चाहता है, मौलवी या जो भी है, तो उस तरीके के रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ये वीज़ा काम होता है। इसके अलावा और बहुत सारे वीज़ा हैं जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल यहीं पर ये वीडियो इतना ही। और बाकी आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछना। छोटे गांव से हो, छोटे कस्बे से हो, नहीं समझ में आया कुछ तो पूछना। और मेरे चैनल में जाकर बाकी वीडियोस को ज़रूर देखना, उसमें बहुत सारे वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन है और कई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हैं कि आप यहाँ काम करने कैसे आ सकते हैं, आपको यहाँ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, और जो रेगुलर मतलब रूटीन यहाँ अमेरिका का जो कल्चर है उन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपको यहाँ पर कोई काम मिल जाए इस वीडियो को देख के या किसी तरीके से कभी भी, तो यार मेरे लिए जब यहाँ आओगे तो 2 मोतीचूर का लड्डू ले आना, या फिर मिस हैंडसम लड़के को तुम थैंक यू ही बोल देना, तो उसे काम चला लेंगे भाई। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए, यहाँ की किसी नई जगह को दिखाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखना, शुक्रिया, जोहार।